अस्सलाम एट क्लास। आपका नेक्स्ट लेक्चर है केमिस्ट्री का अबाउट रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट्स, पेज नंबर 11। रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट की आप डेफिनेशन पढ़ोगे। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या चीज़ है? हमने एटॉमिक मास की डेफिनेशन प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी। एटॉमिक मास क्या होता है? सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इन एन एटम। ठीक है, तो ये उसका सिंपली उसका एक एटम का एटॉमिक मास कहलाएगा। जितने न्यूट्रॉन्स है जितने प्रोटॉन्स हैं उनको ऐड करके ये जो नंबर बनेगा दैट इज एटॉमिक मास फॉर एन एटम। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? एटम्स का मास, जब किसी भी एलिमेंट के एटम का मास अगर हम कार्बन एटम से कंपेयर करेंगे, ठीक है, रिलेटिव मीन्स इन रिलेशन विद सम अदर, किसी के कंपैरिजन में, ठीक है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास इज द एवरेज मास ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, कार्बन एटम का मास होता है 12, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। ठीक, तो इस कार्बन 12 एटम का जितना भी मास होता है, यानी कि 12 जो इसका मास होता है उसको हम 12 से डिवाइड करें, ठीक है। और यहाँ जो भी है 1/12 आ जाएगा ना उसका। कार्बन एटम के मास को 12 से डिवाइड करें और इस पूरी टर्म से किसी भी और एटम का, जैसे हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, क्लोरीन एटम, दूसरे एटम्स के एटॉमिक मासेस को कंपेयर करें। ठीक है, तो इसके रिलेशन में उनका जितना भी मास बनेगा, ठीक है, इसके कंपैरिजन में उनका जितना भी मास बनेगा, जैसे अगर इसके मास के इक्वल आता है तो हम कहेंगे दैट इज 1, वो इसके इक्वल आ गया है, वो 1 हो गया है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा रेफरेंस है, ये हमारा स्टैंडर्ड है। जैसे स्टैंडर्ड वेट्स होते हैं ना, जैसे हम वेइंग बैलेंस पे ऑब्जेक्ट को वे करते हैं, तो क्या करते हैं, एक तरफ हम स्टैंडर्ड वेट रखते हैं जिसका हमें वेट नोन होता है। सपोज ये मैंने स्टैंडर्ड वेट रखा है 1 kg का, मुझे पता है कि ये जो वेट है ये 1 kg है, मैंने एक साइड पे ये रख दिया। और सेकंड प्लेट में मैं कोई और ऑब्जेक्ट रखूँगी जिसका वेट मुझे नहीं पता और मैंने उसका वेट फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या होगा, जब ये दोनों इक्वल लेवल पे आएंगे, जब ये दोनों वेट्स इक्वल हो जाएंगे, तब मैं कहूँगी कि दिस वेट इज इक्वल टू दिस वेट। ऐसा ही होगा ना, अननोन वेट इज इक्वल टू दैट नोन वेट जो मुझे पता था, जो मैंने खुद रखा था स्टैंडर्ड वेट। तो अब मैं कहूँगी कि इस ऑब्जेक्ट का वेट 1 kg हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही हम कार्बन 12 को हमने स्टैंडर्ड ले लिया है। यहाँ पे कार्बन 12 कार्बन एटम जो है, इसके वेट को हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड ले लिया है, इसको हमने 12 टाइम्स 12 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एक स्टैंडर्ड वेट। अब हम जितने भी एटम्स का एटॉमिक मास देखेंगे उस एटॉमिक मास को हम कार्बन के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो कार्बन का मास 12 होता है, हम यहाँ पे पुट कर देते हैं कार्बन का मास डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1। ठीक, तो जिस भी एटॉमिक मास का, जिस भी एटम का वेट इस कार्बन के कार्बन के वेट का 12 पार्ट लिया ना हमने, तो आंसर आ गया 1। ठीक है, तो जब भी किसी एटम का वेट इसके इक्वल आएगा, इसी क्वांटिटी के, ये जो कार्बन का एक एटम है उसके मास को 12 टाइम डिवाइड कर लो, तो उस क्वांटिटी के इक्वल जब किसी एटम का मास आएगा तो हम कहेंगे उसका मास 1 हो गया है। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट as in comparison with 1/12 of atomic mass of carbon 12 atom। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जो हाइड्रोजन एटम है, इस तरीके से हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास बनता है 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ऑक्सीजन का अगर हम इससे कंपेयर करें तो ऑक्सीजन का बनता है 16 एटॉमिक मास यूनिट्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देख लिया मैंने साथ में ए एंड यू मेंशन किया है। तो रिलेटिव एटॉमिक मासेस को मेंशन करने के लिए जो यूनिट यूज़ होता है, जैसे मैंने यहाँ पे ये जो एग्जांपल ली थी इसमें भी मैंने यूनिट मेंशन किया है ना 1 kg। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे भी हम यूनिट मेंशन करेंगे। तो रिलेटिव एटॉमिक मासेस को जिस यूनिट में मेंशन करते हैं दैट इज एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, द यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक, और 1 एटॉमिक मास यूनिट
इज इक्वल टू 1.66 एक्सपोनेंट -24 ग्राम्स। ठीक है, ये रिलेशन आपने याद रखना है। और इस टॉपिक में जितने भी मैसेज दिए हुए हैं AMU में, वो आपने सारे मैसेज याद रखने हैं, वो MCQs में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इसके आगे नया टॉपिक है आपका हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला। पहले हम देखते हैं केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। जैसे हमने पढ़ा था एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में कि एलिमेंट्स सिंबल्स से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। एलिमेंट्स की जो नेमिंग यूज़ होती है, एलिमेंट्स के जो नेम्स यूज़ होते हैं केमिकल इक्वेशंस में, तो उन्हें हम कहते हैं सिंबल्स। और एक कंपाउंड के लिए जो नेम यूज़ होता है उसको हम कहते हैं, जो कि इन्हीं सिंबल्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ होता है, उसको हम कहते हैं केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, a chemical is represented in the a compound is represented in the form of chemical formula। ठीक है, कंपाउंड क्या था, which is made up of more than one type of atoms। ठीक है, तो कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फॉर्मूला। तो एक कंपाउंड डिफरेंट एटम्स से मिलके बनता है, तो उसका नेम कैसे बनेगा। नेम असल में ये उसका केमिकल फार्मूला है, तो हम उसका केमिकल फार्मूला कैसे बनाएंगे। तो हम इसके लिए कुछ रूल्स देखते हैं, कुछ स्टेप्स देखते हैं कि केमिकल फार्मूला किसी कंपाउंड के लिए कैसे लिखा जाता है। सबसे पहला स्टेप है, पहले आप ये देखो कि एटम्स टू टाइप्स के हो सकते हैं। कुछ एटम्स जो कि अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन अपने शेल में से अपना इलेक्ट्रॉन अगर लूज़ कर देंगे, कोई और एटम इनसे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, एम्प्टी स्पेस रह गई पीछे। ठीक है, तो एटम के अंदर क्या हो गया, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है ना, जैसे प्रोटॉन्स मैंने आपको बताया था, और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है तो यानी इसमें से नेगेटिव चार्ज कम हुआ है। नेगेटिव चार्ज कम होने का मतलब है अब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, तो इस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन अगर किसी एटम में से जितने उसके पॉजिटिव चार्ज थे, जितने भी नेगेटिव चार्जेस थे, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 पॉजिटिव चार्जेस 5 नेगेटिव चार्जेस, तो अगर वो किसी और एटम से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लेता है, अपने अंदर ऐड कर लेता है, तो उसके ऊपर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएंगे। 5 नेगेटिव चार्जेस एंड 5 पॉजिटिव चार्जेस बैलेंस थे पहले, लेकिन उसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिया तो वो एक एनाइन बन जाएगा। एन एटम हैविंग अ नेट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कैटाइन। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वाला कैटाइन होता है। ठीक है, और एन एटम हैविंग अ नेट नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड एनाइन। ये आपने याद रखना है। तो केमिकल फार्मूला लिखते हुए इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि कैटाइन कौन सा वाला आइटम है, एनाइन कौन सा है, और उसकी अरेंजमेंट फिक्स होती है। तो अब आपने याद रखना है कि सबसे पहले सपोज़ मैं सोडियम और क्लोरीन को मिलाकर एक कंपाउंड बना रही हूँ। ठीक है, मैंने सोडियम और क्लोरीन का रिएक्शन करवाया है और इन दोनों का एक केमिकल कंपाउंड बन गया मिलकर। ठीक है, तो उस केमिकल कंपाउंड का मैं नेम कैसे लिखूँगी, देखें, इसमें 2 एटम्स थे। ठीक है, सबसे पहले हमने सारे एटम्स को, जितने भी एक कंपाउंड के अंदर एटम्स होंगे, उन सब के सिंबल्स को साइड एक दूसरे के साथ लिखना है। ठीक है, साइड बाय साइड लिखना है। जैसे फर्स्ट एटम इज सोडियम, सेकंड एटम इज क्लोरीन, तो मैंने साइड बाय साइड दोनों को लिख लिया। ठीक है, लेकिन उसका ऑर्डर ये होना चाहिए कि सबसे पहले आप लेफ्ट साइड पर आप लिखोगे पॉजिटिव चार्जेस, यानी सोडियम एक कैटाइन होता है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है जब भी सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया करता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले कैटाइन को लेफ्ट साइड पे लिखेंगे और उसके बाद एनाइन लिखेंगे। ठीक है, एनाइन हमेशा राइट साइड पे आएगा, ये याद रखना है। सेकंड स्टेप क्या है कि दोनों जो एटम्स हैं, जितने भी एटम्स आपने लिखे हैं, उन सब के ऊपर उनकी वैलेंसी भी मेंशन करें। ठीक है, वैलेंसी क्या था, कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी एक एटम कितने बॉन्ड्स बना सकता है, कितने एटम के साथ अटैच हो सकता है। ठीक है, तो सोडियम के ऊपर +1 वैलेंसी होती है, क्लोरीन की वैलेंसी -1 होती है। ठीक है, वो हमने मेंशन कर दी। सेकंड स्टेप में सॉरी करना था ये।
है, और वैलेंसी चार्ज के साथ मेंशन होती है, ठीक। नेक्स्ट थर्ड स्टेप है कि इन दोनों के ऊपर जो चार्जेस आ रहे हैं उन दोनों को क्रॉस एक्सचेंज कर दिया जाए, ठीक है। सोडियम का चार्ज, सोडियम की वैलेंसी को मैं क्लोरीन की बेस पर लिख दूंगी और क्लोरीन की वैलेंसी को सोडियम की बेस पर ले आऊँगी, ठीक है। क्रॉस एक्सचेंज हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, सोडियम +1 था तो वो क्लोरीन की बेस पर +1 चला जाएगा, ठीक है। और क्लोरीन -1 था तो वो सोडियम की बेस पर -1 लिख देंगे हम, ठीक है। ये क्रॉस एक्सचेंज कर दी हमने वैलेंसी। अब क्या होता है, इसी स्टेप में हम इसका चार्ज ड्रॉप कर देंगे, हम चार्ज मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को हमने ख़त्म कर दिया, वैलेंसी एज इट इज़ बस नंबर लिखा रहेगा, ठीक। लास्ट स्टेप है कि ये वैलेंसी नंबर्स एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे। अगर सेम है तो कैंसिल कर देंगे, जैसे 1 1 है तो 1 को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 1 1 कैंसिल नहीं होंगे, ये चीज़, इसको हम नंबर को हम बस ड्रॉप कर देंगे, यहाँ से ख़त्म कर देंगे, ठीक है। लेकिन हम एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ होता कैल्शियम क्लोराइड तो यहाँ पर बनना था -1 एंड +2, तो तब क्या करते हम इन दोनों को कैंसिल आउट करने की कोशिश करते, ये कैंसिल आउट नहीं हो रहे थे, तो जो वैलेंसी सेम नहीं होंगी और कैंसिल भी नहीं होती एक दूसरे से, जो नंबर सेम नहीं होते और कैंसिल भी नहीं होते, उनको हम एज इट इज़ लिख देते हैं कैल्शियम एंड क्लोराइड, ठीक है। कैल्शियम 1 टाइम्स, क्लोरीन 2 टाइम्स, ये इसका केमिकल फार्मूला बन गया। जिनकी वैलेंसी नंबर सेम होते हैं और 1 होता है तो उसमें भी हम 1 को ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि 1 कैंसिल नहीं होता, 1 को हम ड्रॉप कर देते हैं और केमिकल फार्मूला ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, कैल्शियम के ऊपर भी, कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है। जब हम इसको क्रॉस एक्सचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा कैल्शियम -2, ऑक्सीजन +2, चार्ज को ड्रॉप कर दें, ठीक है, चार्ज को ख़त्म कर दें यहाँ से। अब 2 और 2 नंबर रह गया, ठीक। दोनों की वैलेंसी कैंसिल आउट करने का टाइम आ गया, दोनों की वैलेंसी सेम नंबर है 2 2, तो इसे हम कैंसिल करेंगे एक दूसरे से, 2 1 2, ठीक है, ख़त्म हो गया। तो यहाँ रह गया कैल्शियम के नीचे 1, ऑक्सीजन के नीचे भी 1, तो कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक। तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले कैटाइन लिखा जाएगा और उसके बाद लेफ्ट साइड राइट साइड पे एनाइन लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद उन दोनों की वैलेंसी, जितने भी एटम्स हैं कैटाइंस और एनाइन, उनकी वैलेंसीज उनके ऊपर मेंशन की जाएंगी, ठीक। वैलेंसी नंबर मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट क्रॉस एक्सचेंज ऑफ देयर वैलेंसी, इसकी वैलेंसी सोडियम की बेस पे लिखी जाएगी, इस सोडियम की वैलेंसी क्लोरीन की बेस पे लिखी जाएगी, ठीक है। और एंड ड्रॉप द चार्ज, चार्ज को हम कैंसिल कर देंगे या ख़त्म कर देंगे, सिर्फ नंबर लिखा जाएगा, ठीक है। इस चार्ज को हम ड्रॉप कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्या होगा, वैलेंसी कैंसिलेशन होगी। तो यहाँ पे तो 1 और 1 है तो 1 को मेंशन नहीं किया जाता, 1 को हम ऐसे ही ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। दोनों की वैलेंसी सेम थी और 1 1 थी तो हमने ड्रॉप कर दिया 1 को। वैलेंसी अगर सेम हो और 1 भी ना हो तो वो कैंसिल आउट हो जाती है और सिंपली 1 आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वैलेंसी डिफरेंट हो और कैंसिल भी ना होती हो एक दूसरे से तो वो वैलेंसी एज इट इज़ आ जाती है। जैसे क्लोरीन के नीचे 2 एज इट इज़ आ गया और 1 मेंशन नहीं किया जाता, यहाँ पे एक्चुअली 1 ही है, ठीक है। एक और पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, कि अगर आपके पास, ये तो सिंपल एक एटम था और उसके ऊपर चार्ज था ना, तो ये सिंपल कैटाइन और एनाइन था। तो अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स आइन हो जिसके अंदर एक एटम ना हो, एक से ज़्यादा एटम्स हो, उनके ऊपर चार्ज हो, तब आप क्या लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये दो हैं, कैल्शियम +2 और कार्बोनेट एक
ग्रुप ऑफ एटम है ना ये इटसेल्फ, इसमें कार्बन भी है और 3 ऑक्सीजन एटम भी है, और इस पूरे ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर चार्ज आ रहा है। तो ऐसे इस तरह के चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स को, ये असल में एक मॉलिक्यूल है और इसके ऊपर चार्ज आ रहा है, तो ऐसे चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स को हम रेडिकल्स कहते हैं। और रेडिकल्स की जो भी वैलेंसी होती है, जो भी उनका चार्ज होता है, वो एक ब्रैकेट के बाहर आता है, ठीक है। यानी वो ऑक्सीजन और कार्बन का कलेक्टिव चार्ज है। अकेले ऑक्सीजन या अकेले कार्बन पे ये चार्ज नहीं है, ये इस पूरे ग्रुप पे चार्ज है। तो इस पूरे ग्रुप को हम, जैसे वहाँ पे क्लोरीन को ले रहे थे, ऐसे ही हम इस पूरे ग्रुप को एज अ होल ट्रीट करेंगे, ये एक ही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी वैलेंसी इसकी बेस पे आ जाएगी और ये वैलेंसी कैल्शियम की बेस पे चल जाएगी। तो कैल्शियम -2 कार्बोनेट को ब्रैकेट में लिखा जाएगा हमेशा, जिसके एक से ज़्यादा एटम्स होते हैं और उसके ऊपर चार्ज होता है वो रेडिकल कहलाता है और उसे ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, +2, चार्ज को ड्रॉप कर दें, ठीक है। तो वैलेंसी सेम है तो वैलेंसी कैंसिल हो जाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही आपका लेक्चर। इस पूरे टॉपिक को आपने याद करना है, स्पेशली रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।